शादी की रात मैंने शौहर को हम बिस्तरी ना करने दी क्योंकि अम्मी ने कहा था शौहर को हम बिस्तरी ना करने देना वरना वो तुझे तलाक दे देगा। वो मुझसे वजह पूछता रहा, मैं रोना धोना मचा देती लेकिन वजह ना बताती। एक दिन शौहर का सबर जवाब दे गया, फिर मेरे शौहर ने जबरदस्ती मेरे साथ हम बिस्तरी की। तो शादी की पहली रात मैं पूरी बर्फ की मानिंद ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे शौहर की तेज नजरें मुझे अपने वजूद के अंदर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है रिदा, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? मैंने लरजती पलकों से उसे देखा था, अपने आंसू में जब्त कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो बड़े सख्त और गुस्सीले लहजे में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे धाड़ते हुए पूछा, रिदा मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इसके इस तरह के रवैये से मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं रोने लगी, लेकिन शायद सामने वाला पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम ये सोच रही हो क्या आज की रात में तुम्हारे 4 आंसू देखकर बर्बाद कर दूंगा तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा सर्द हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया जो पूरी तरह से कपकपा रहा था। मैंने अपना हाथ कहीं खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब आ गया। क्यों मेरे इम्तिहान ले रही हो? मेरे पसंद के अरूसी लिबास को पहने, खुद को मेरे लिए सजाए, मेरे ही कमरे में बैठी तुम मेरे सबर का इम्तिहान बिना किसी वजह के लोगी तो मैं क्यों ये सब कुछ तुम्हें करने दूंगा? मैं फरिश्ता नहीं हूँ रिदा कि जो लड़की मेरे हक में है हर तरह से जायज हो चुकी हो। उसे यूं सजा सवरा बस देकर जी जलाता रहूं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से वक्त काटा है, हर रोज तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अरसलान का लहजा नरम होने लगा था। वो मेरे चेहरे की छोटी लट को पकड़े मुझे देख रहा था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। जितना वो आज बेताब नजर आ रहा था मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन महसूस बनता जा रहा था। लेकिन मैं भी मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर वो राज अरसलान जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। अरसलान ने जेब से मुंह दिखाई का तोहफा निकाला था। सोने की चेन थी जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर सफर करने लगी थी। करंट था जो मेरे पूरे वजूद में लगा था। मैंने झट से उनका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें अरसलान, मुझे बस एक माँ का वक्त दे दे। मैंने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, वजह बताओ वजह, वरना मैं जबरदस्ती भी तुमसे अपना हक वसूल कर लूंगा। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। वो भी शायद ठान कर बैठे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन इनकी कुर्बत मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी वो मैं जानती थी, लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रहे थे मेरी हालत गैर होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी वहीं बेहोश होकर बेड पर ही गिर गई। मेरे कानों में अरसलान की आवाजें गूंज रही थी। वो मुझे रिदा रिदा पुकार रहे थे, मेरे बाजू हिला झुला रहे थे। शायद इन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं यूं होश हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से गाफिल हो रही थी या फिर यह इन मेडिसिन का असर था जो निकाह के बाद अपनी वालदा की बातें सुनकर मैंने खाई थी। मैं इतनी ही जानती थी कि जो इंकशाफ मेरी माँ ने मुझ पर किया था मैं चाह कर भी अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। ये भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था, नहीं, वो मुझे बेहद पसंद थे। ये बात भी नहीं थी कि मासी में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इसके राज के खुल जाने का डर था। बस जाहिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी सास और अरसलान मेरे सरहाने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब अरसलान के कजिन्स मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे इनके कजिन्स की बातों की आवाज से आ रही थी जो अरसलान से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने बीवी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश ही हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। गो के लड़कों के बेपाक जबानों को तो जैसे मौका मिल गया था, न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरे वजूद से अरसलान सबके सामने सिफ्त उठा रहे थे। कोई कह रहा था अब 4 दिन कमरे का रुख मत करना और कोई मेरी सास से कह रहा था आप खुद दुल्हन के पास रहिएगा, कहीं अरसलान की शक्ल देखकर दुल्हन फिर से ना बेहोश हो जाए। हंसने और कहकहे लगाने की आवाजें मुझे अपनी ही नजरों में गिरा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह शोहर को बता देती तो तलाक देकर धक्के मार कर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो रिश्ता कायम होते ही वो जान जाता मैं किस दोराई असियत से गुजर रही थी। चंद दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत नरम दिल खातून थी।
अच्छी और मोहब्बत करने वाली। मेहमान भी जा चुके थे, मेरी तबीयत भी काफी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए थे। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। अरसलान बहुत चुप चुप से थे, खाने के दौरान भी मुझे शिकवा वाली नजरों से देखते रहते थे। मेरे ससुराल में बस मेरी सास और शौहर ही रहते थे। अरसलान मेरी सास की अकलौती औलाद थे। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास की भांजी अभी भी यही थी। उम्र में वो मेरे ही बराबर की थी। इसके बीए के पेपर्स हो चुके थे, इसलिए वो महीना यहाँ रहने की इरादे से आई थी। खूबसूरत भी थी। जो बात मुझे खटकती थी वो ये थी कि वो अरसलान से बहुत बेतकल्लुफ थी। वो अरसलान से हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन वो इसे बस लिए दिए ही जवाब दे रहे थे। इनकी नजरें तो मुझ पर जमी हुई थी। जबान से मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन इनकी नजरें जो कुछ मुझसे कह रही थी, मैं जान कर भी अनजान बन गई थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और इनकी भांजी भी अपने कमरे में जा चुकी थी। अरसलान आजकल ड्राइंग रूम में ही सो रहे थे, क्योंकि अरसलान के छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। मैं अभी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी के बेताब नजरों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो अरसलान बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। कहने लगे, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे कप चाय बना दो। मुझे लगा कि वो चाय का कहकर बाहर चले जाएंगे। मैं किचन के काम के वक्त दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि उस वक्त किचन में अकेली होती थी। फिर घर में कोई देवर, जेठ और ससुर भी ना थे, लेकिन अरसलान यूं अचानक किचन में आ जाएंगे और मेरे पास खड़े हो जाएंगे। मुझे अंदाजा ही नहीं था। जब मैंने इनकी यूं टिकटी बांधे खुद को देखते हुए पाया तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। लेकिन किचन के दरवाजे के पास वो खड़े थे, बिल्कुल वहीं पर दुपट्टा भी था मेरा। मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत ये थी कि रात 11 बजे सुई गैस बहुत हल्की हो जाती थी। एक कप चाय भी 15-20 मिनट से पहले तो नहीं बनती थी, और 20 मिनट यूं खड़े होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार अरसलान की नजरों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। रिदा, तुम्हारे बाल बहुत लंबे और हसीन है। मैंने तो आज गौर किया है, वो 2 कदम मेरी जानी भर चुके थे। किचन था भी छोटा सा, इसलिए मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैं उस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो गए थे, मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे। जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिंपल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक इस शादी के फंक्शन में मौजूद था, मेरी नजरें मुसलसल तुम पर थी। बस वहीं पर अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून चैन तो जैसे मुझसे छीन ही गया था। ये कहते वो मेरे और भी करीब आ गए। मैं पीछे शेल्फ से जा लगी थी। अरसलान, प्लीज पीछे हटिए, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर नमूदार होने पसीने को साफ किया था। क्यों यहाँ कोई गैर है रिदा जिससे तुम्हारा पर्दा है? मियाँ बीवी तो वैसे भी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अल्लाह ने कलाम पाक में शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिबास से तशबीह दी है। जानती हो क्यों? अरसलान बहुत नरम लहजे से मुझे बता रहे थे, लेकिन मेरी हालत फिर से गैर होने लगी थी। इससे पहले कि वो चेहरे को अपने हाथों में लेते, मैंने इन्हें पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं कैसे अरसलान की बढ़ती हुई जसारतें रोक सकती थी? वो अपनी जगह जायज थे, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी वो मेरे लिए सुहाने रूह बन गई थी। मैं रोने लगी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी। एक फितरी सा रिश्ता था। जितनी मेरी मोहब्बत के मतमनी अरसलान थे, मैं भी थी, लेकिन बस मजबूरी मेरे आड़े आ गई थी। इसके बाद से अरसलान ने मुझसे बातचीत खत्म कर दी। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखते थे। एक बार उनके ऑफिस के कपड़े मैं प्रेस करने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए। कहने लगे, तुम्हें मेरे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपने कपड़े अपनी खाला की बेटी अरीबा को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से। कहने लगे, मैं बेचैन सी होकर रह गया। अरसलान का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वो कब तक मेरे साथ नरमी बरत सकते थे, लेकिन मेरे ऊपर उस वक्त बनी जब मैंने अरीबा को अरसलान के आगे पीछे घूमते देखा। वो बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर अरसलान के सारे काम कर रही थी। हैरत मुझे ये देखकर हुई कि शाम को जब अरसलान ऑफिस से वापस आता था, उसी वक्त अरीबा नई दुल्हन की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे अरसलान अंदर आता, उसके हाथ से लैपटॉप का बैग थाम लेती। वो काम जो मेरी जिम्मेदारी थी वो बड़ी खुश असलूबी से निभा रही थी और मेरे अंदर तो गोया आग सी लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि अरसलान खुद उसे अहमियत दे रहा था, उसे मुझ पर फोकस दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वो चाहता था वो मैं पूरा करने से कासिर थी। बात यही तक महदूद नहीं थी। एक बार रात के टाइम मेरी आंख खुली तो मुझे लाउंज से बातों की आवाज आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े थे। मुझे देखकर अरीबा की हंसी को तो ब्रेक लग गई, लेकिन अरसलान बिल्कुल बेनियाज बैठे थे। वो फिर भी अरीबा से बातें करते रहे, जैसे इन्हें मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए
अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के इस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत अरसलान को बताती तब मेरा घर बर्बाद होता, और ना बताती तब भी। अरीबा नामी लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और अरसलान के दरमियान जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि अरीबा बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि अरीबा को काफी दिन हो गए हैं आए हुए, वापस कब जाएगी। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम वापस चली जाओ। लेकिन ये अरसलान ही है जो उसे मना किए जा रहा है। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अरसलान क्यों चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। इनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। मैं नहीं जानती थी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस रात से भी पर्दा फाश हो चुका था। मैं शायद इस खुशफहमी में थी कि अरसलान मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ हो रही थी, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था इसके बाद मेरे दिल में ये खुशफहमी खत्म हो चुकी थी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। शायद ये शादी इसकी कोई मजबूरी थी, वरना मोहब्बत इससे अरीबा से थी, और अरीबा इसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी तुम खाना क्यों नहीं खा रही। मेरे सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से सरगोशियों की आवाज आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। अरीबा अरसलान की बाहों में। एकदम से मेरी आंख खुली। मेरी नब्ज पूरी तरह से जल रही थी। मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। शुक्र है कि जो कुछ मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। मैं उठकर फौरन उससे अपने कमरे से बाहर निकली। लॉन्च में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में गई। अरसलान अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। मैं रोते हुए इनके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर मुतफक्किर से हुए। कहने लगे क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा अरसलान आप आज के बाद अरीबा से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगे क्यों ना करूं बात। मैंने कहा आपके दिल में अरीबा थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वो कहने लगे मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अरीबा की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का असीर हो गया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आए। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। कहने लगे बस यही सुनना चाहता था मैं, मुझे यही जानना था कि तुम्हारे दिल में कौन है, इसलिए मैंने इसकी मिन्नत की थी कि वो मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा करे। रिदा वो मेरी सगी बहन है, खाला की कोई औलाद ना थी, इसलिए अम्मी ने इसको उन्हें दे दिया था। ये बात मेरे लिए एक नया इंकशाफ थी। फिर बोले कि तुम्हारी दूरी ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो, इसलिए मैंने इसके साथ मिलकर ये ड्रामा किया था। और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान सा भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक फितरी हिचकिचाहट थी। अरसलान मेरे करीब आने लगे, लेकिन इस बार मैं इन्हें रोक नहीं पाई क्योंकि अपनी जुबान से इजहार कर बैठी थी। पूरी रात मेरी खौफ में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच अरसलान को पता चल गया वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। बहरहाल मेरी संगत पाकर अरसलान बेहद खुश थे। कुछ दिनों बाद अरीबा भी वापस चली गई। बस मेरा दिल हर वक्त खौफ की जद में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का इल्म अरसलान को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को 2 माह गुजर गए थे जब एक बार मेरी सास खाने के दौरान कहने लगी कि अरसलान अब मुझे जल्द ही पोता या पोती की खुशखबरी भी सुना दो। ये सुनते ही मेरे हलक में तो जैसे नवाला फंसकर रह गया था। मैंने पानी पीकर नवाला अंदर उतारा। मेरी भूख ही मिट चुकी थी। अरसलान अलबत्ता मुस्कुराते अपनी माँ को तसल्ली दे रहे थे। कुछ माह बाद ही अरसलान अपनी वालदा की इसरार पर मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दे दिए। मेरा दिल बेहद चैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते अरसलान से कहा कि अम्मी को बच्चों की इतनी भी क्या चलती है। वो मेरा हाथ थाम कर बोले कि रिदा बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तो चाहता हूँ अल्लाह मुझे जुड़वा बच्चे दे दे। इनकी बातें मेरा दिल हिलाने के लिए काफी थी। जो हकीकत मेरी वालदा ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं ये नेमत इन्हें नहीं दे सकती, और जिस दिन ये बात अरसलान को पता चल गई वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो मुझे कभी भी इस हकीकत के साथ कबूल नहीं करेगा। फिर वो वक्त भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे वजूद से निकल रही थी। जिस तरह डॉक्टर बार बार कभी मेरे चेहरे की तरफ देखती, कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, मेरी जान ही थी जो कतरा कतरा निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की कि वो मेरे बारे में मेरे शौहर को कुछ ना कहे, लेकिन वो कहने लगी कि हमें ये हुक्म नहीं है।
अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, बेहतर है कि आप अपने शौहर को खुद सच बता दें। मैं इसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट अरसलान तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं यूं थी कि बेजान बुत मेरा सच अरसलान को पता चल चुका था। अरसलान के बदलते तासुरात और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास अरसलान से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगा कि अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैं अपने कमरे में चली गई। उस वक्त मेरी बदहवासी अरोज पर थी, मेरी जान निकली हुई थी। अरसलान ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाले थे। अरसलान जब कमरे में आए तो उनकी आंखें सुर्ख थी। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो, मेरे आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखते रहे। उन्होंने ज़बान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरों से जैसे सब कुछ कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई। मैं बस मुसलसल आंसू बहा रही थी, खुद को कातिबे तकदीर के हवाले कर दिया। अरसलान कहने लगे, बस एक बात बता दो रिदा, क्या तुम ये बात पहले से जानती थी? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे शादी की रात निकाह के बाद ये बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोकती थी, ताकि आप ये सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। ये कहकर मैं रोने लगी। वो कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया रिदा, तुम जानती थी मैं इकलौता हूँ, मेरी माँ को मेरी औलाद चाहिए। तुम्हारी अम्मी अगर सच से वाकिफ थी तो उन्होंने हमें अनजान रखकर गलत किया है। ये कहकर अरसलान कमरे से बाहर निकल गए। पूरी रात वो कमरे में नहीं आए। मेरी वालदा ने मुझे शादी की रात रोते हुए ये बताया था कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। फिर मुझसे ये भी कहा था कि जितना हो सके मैं अरसलान से दूर रहूं, क्योंकि अगर वो मुझसे ताल्लुक कायम करेगा तो जाहिर है फिर बच्चे का मुतालबा भी करेगा, और इसके इलाज के लिए जब भी मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा तो यह हकीकत इस पर आश्कार हो जाएगी। और आज वो हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोती रही, लेकिन वो एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे क्या फैसला देने वाले हैं। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो अरसलान अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर भी उदासी सी छाई हुई थी। उसने रिपोर्ट्स पकड़ी हुई थी जो सास के सामने रख दी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी, लेकिन फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी, अरसलान मुझे इनका क्या पता कि क्या लिखा है, मुझे बताओ। अरसलान कहने लगा कि मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता अम्मी, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे जरासीम ही नहीं है कि मुझे औलाद हो सके। ये कहकर वो रोने लगा। मेरी सास के गले लग गया। कहने लगा, माँ मैं बांझ मर्द हूँ, खुदा के लिए मुझसे दोबारा औलाद का मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। अरसलान ने हर बात खुद पर डाल ली थी और मुझे हर चीज से बरी कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने शौहर को देख रही थी। ये मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने अरसलान की सूरत में था। मेरी सास ने आंसू बहा लिए तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम यतीम खाने से कोई ना कोई बच्चा ले लेंगे और उसे अपना समझ कर पालेंगे, लेकिन तुम अपना दिल बुरा मत करो। मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूंगी। कमरे में आकर अरसलान बेड पर बेजान सा होकर बैठ गया था। मैंने जमीन पर बैठकर उसके पांव पकड़ लिए और रोने लगी। मैंने कहा, यह आपने क्या किया? मेरी खामी को अपने नाम ले लिया। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगी, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास हमारे वजूद के साथ हमारे अंदर के ऐप को भी छुपा लेता है। तुम मेरा लिबास हो रिदा, तुम्हारा ऐप मेरा ऐप है और मेरी खूबी तुम्हारी। मैं ये नहीं कहता कि ये सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ जिसे अरसलान जैसा शौहर मिला।